हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक शर्मा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मींस कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता। तो स्टार्ट करते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ में। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मीन्स कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता। और बच्चों, यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की एसिडिटी या अम्लता की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसमें जो कार्बोनिल कार्बन होता है वह कार्बोनिल कार्बन बहुत अधिक धनावेशित होता है। मीन्स ये जो कार्बन परमाणु होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का वह इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, और आकर्षित करने के कारण यह OH बॉन्ड को कमजोर कर देता है, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो आसानी से प्रोटॉन निष्कासित कर देता है और कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है वे अनुनाद या रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर देता है। तो लिखते हैं इसके बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बन परमाणु अधिक धनावेशित होता है, अधिक धनावेशित होता है, जिसे कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। यह कार्बन एकल बंध मीन्स सिंगल बॉन्ड, एकल बंध या सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे OH समूह का बंध कमजोर हो जाता है तथा यह आसानी से H पॉजिटिव त्याग कर कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है। यह कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस द्वारा स्थायित्व मीन्स स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। ठीक है बच्चों,
तो यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन एटम होता है वो बहुत अधिक पॉजिटिव होता है, अधिक धनावेशित होता है, जिससे कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया कि उस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन पर कम हो जाती है। यह कार्बन फिर क्या करता है, वह सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित कर देता है, और आकर्षित करने के कारण OH समूह का जो बॉन्ड होता है वह वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और आसानी से यह H पॉजिटिव जो आयंस होते हैं उनको आसानी से क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। रिलीज करने के बाद में O पर होता है वह नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मीन्स कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है, और वो कार्बोक्सिलेट जो आयन होता है वह रेजोनेंस के द्वारा क्या प्राप्त कर लेता है, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। देखो कैसे होता है ये हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यह यहां से क्या करता है, यह यहां से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन, ये बन गया। ठीक है, ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है, और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ये क्या होता है, रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूट करके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर पहुंच जाते हैं, क्या हो जाता है, RCO नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये एक्चुअली जो दोनों स्ट्रक्चर्स होती हैं दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, मीन्स ये दोनों एक जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। मीन्स आप दोनों स्ट्रक्चर्स में देख रहे हो कि एक कार्बन पर तो जो ऑक्सीजन होती है वो डबल बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड है और एक पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, अनुनादी संरचनाएं होती हैं ये दोनों। और यदि हम इसके हाइब्रिड रेजोनेंस की बात करते हैं तो हाइब्रिड रेजोनेंस क्या होता है, देखो ये हमारे पास RC और ये O और ये O, और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, वह दोनों ऑक्सीजन पर क्या होता है, सिमिलर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिमिलर पाया जाता है। मीन्स जो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन परमाणु पर है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है वह इस ऑक्सीजन परमाणु पर होता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये इसकी एसिडिटी होती है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस और करते हैं। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों यदि हम कार्बोक्सिलिक समूह की अम्लता की बात करते हैं, एसिडिटी की बात करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता मीन्स एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोक्सिलिक ऋण आयन का स्थायित्व। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोक्सिलिक जो एनायन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एनायन। मींस कार्बोक्सिलिक जो ऋणायन होता है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी होती है वह उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, देखो एक चीज और ध्यान रखना बच्चों में कि कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है उसमें कार्बोनिल समूह पाया तो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोनिल समूह, कौन सा समूह, कार्बोनिल समूह उपस्थित तो होता है, उपस्थित तो होता है, परंतु स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल जो समूह होता है वह उपस्थित होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली उपस्थित नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से, पूर्ण रूप से या फिर शुद्ध रूप से, प्योर फॉर्म में वो अवेलेबल नहीं होता है, जिसके कारण ये कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया नहीं देते हैं। इसी कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल या ये कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ठीक है,
एक चीज हो गई। तीसरा हम एक चीज देखते हैं इसकी एसिडिटी के बारे में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उसकी एसिडिटी या अम्लता होती है वो अल्कोहल से अधिक होती है। ठीक है, अल्कोहल की कम क्यों होती है? अल्कोहल की कम हमने अभी पढ़ा है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एनायन। मीन कार्बोक्सिलिक जो ऋणावेश होता है, ठीक है, ऋणायन जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है। तो हम देखते हैं कि यदि हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में यदि प्रोटॉन निकल जाता है तो उसके बाद बनने वाला जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो एल्कोक्साइड आयन होता है, उसमें किसी प्रकार का रेजोनेंस नहीं पाया जाता, और रेजोनेंस नहीं पाए जाने के कारण वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल होने के कारण उसकी एसिडिटी होती है वो कम होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोटॉन के निकलने के पश्चात जो बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण उसकी एसिडिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो देखो आप कैसे होता है ये कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की एसिडिटी अल्कोहल से अधिक होती है, क्योंकि अल्कोहल्स में प्रोटॉन के निष्कासन के पश्चात बनने वाला एल्कोक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं हो पाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि हम बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तो प्रोटॉन निकलने के बाद में बनने वाला जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है, लेकिन अल्कोहल में प्रोटॉन के रिलीज होने के बाद में बनने वाला जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो अनुनाद के द्वारा स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए उसकी एसिडिटी होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में क्या होती है, कम होती है। देखते हैं कैसे होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारे पास RCOO और H। ठीक है, इसमें यदि हम एक प्रोटॉन का निष्कासन हो जाता है, H पॉजिटिव होता है, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलने के बाद हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलेट आयन O नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो O नेगेटिव होता है ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेता है। क्या हो जाता है, देखो यदि हम देखते हैं तो RCO नेगेटिव और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड O इस तरीके से हो जाता है, मीन्स इसमें रेजोनेंस पाया जाता है ना। यदि हम इसकी यहाँ पे R बराबर CH3 ले लेते हैं, ठीक है, CH3 लेते हैं तो इसकी जो pKa की वैल्यू आती है वो आती है 4.8। ठीक है, 4.8। लेकिन यदि हम बात करते हैं अल्कोहल की तो अल्कोहल होता है हमारे पास RCH2OH। क्या होता है, RCH2OH। इस OH में से यदि हमारा प्रोटॉन होता है वो रिलीज हो जाता है तो इसके बाद में हमारे पास बनता है एल्कोक्साइड आयन। क्या बनता है, एल्कोक्साइड आयन। यदि इस एल्कोक्साइड आयन की बात करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की अनुनादी संरचना या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पाए जाने के कारण इसकी स्टेबिलिटी होती है वो लेस होती है और एसिडिटी भी क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है, तो नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो लेस स्टेबल एंड लेस क्या होती है इसकी एसिडिटी। ठीक है, लेस एसिडिटी। यदि यहाँ पे R बराबर हम CH3 रख देते हैं, एल्किल समूह में मेथिल समूह रख देते हैं तो इसकी जो pKa की वैल्यू आती है वो अप्रोक्स आती है 17। ठीक है, और हम जानते हैं कि pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उस
की एसिडिटी, उस एसिड की एसिडिटी उतनी ही कम होती है, और pKa की वैल्यू जितनी कम होती है उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं pKa की वैल्यू होती है वो कम है, इसके लिए इसकी एसिडिटी ज़्यादा है। यहाँ पे pKa की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इसलिए इस एल्कोहल की एसिडिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो ये अपना होता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मीन्स अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। ठीक है, अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव की जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को किस प्रकार अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी होती है वो कार्बन चेन पर जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप पर डिपेंड करती है। ठीक है, यदि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो प्रोटॉन को निकालने में हेल्प करता है। साथ ही साथ वो क्या होता है, प्रोटॉन निकलने के बाद में जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, मीन्स उसे क्या करता है, अनुनाद के द्वारा स्थायी करता है। लेकिन यदि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कार्बन चेन है उस कार्बन चेन पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है, जिससे प्रोटॉन का जो रिलीज होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसकी एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी कार्बन चेन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी एवं इलेक्ट्रॉन डोनर मीन्स इलेक्ट्रॉन दाता समूह पर निर्भर करती है। ठीक है, यदि कार्बन चेन या कार्बन श्रृंखला पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह उपस्थित होता है तो वह प्रोटॉन को निकालने में मदद करता है, साथ ही बनने वाले कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायी करता है। ठीक है ना बच्चों, एक तो वो क्या करता है कि प्रोटॉन को निकालने में मदद करता है, साथ ही साथ जो बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन होता है उसको स्थायी करता है। परंतु यदि निकालने में मदद करता है, कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायी करता है, जिससे
कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है ना। परंतु यदि कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन दाता मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर समूह उपस्थित होता है तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता को कम करता है। ठीक है ना बच्चों। यदि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो क्या करता है? प्रोटॉन निकालने में मदद करता है और कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायी करता है। लेकिन यदि कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है तो उस केस में क्या होता है? प्रोटॉन का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। यदि हम इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का और वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसका आयोनाइजेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। इसी टॉपिक को फर्दर करते हैं अपन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जल में आयनन मीन्स आयोनाइजेशन निम्न प्रकार होता है। यदि हम इसके आयोनाइजेशन की बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आयोनाइजेशन जल में किस प्रकार से होता है, तो आप देखिए इसको RCOOH+H2O, ठीक है, ये होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये वाटर होता है। आयोनाइजेशन की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन होता है वो होता है, देखो यहाँ से RCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव निकलता है। H पॉजिटिव ये और H2O मिलकर के H3O पॉजिटिव बना देते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं और हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव और दैट इज कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब यदि हम बात करते हैं K की, इसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की यदि हम बात करते हैं तो Ka क्या होता है इसका? K होता है इसका RCOO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। ये इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है अपॉन RCOOH। ठीक है, यहाँ पे हेयर Ka क्या होता है? K इज इक्वल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हिंदी में बोला जाता है इसको अम्ल वियोजन स्थिरांक। ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को बोला जाता है अम्ल वियोजन स्थिरांक। ठीक है, अब देखो क्या होता है ये अम्ल वियोजन स्थिरांक। यदि हम K की बात करते हैं कि यदि किसी अम्ल के लिए अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान Ka का मान उच्च है तो वह प्रबल अम्ल होगा। और यदि अम्ल वियोजन स्थिरांक Ka का मान निम्न है तो वह दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है ना बच्चों।
तो यहाँ पे हमें एसिड की स्ट्रेंथ का पता लगता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट से, ठीक है, कि यदि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K की वैल्यू यदि ज़्यादा होती है तो वो एसिड जो होगा वो प्रबल एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसके लिए यदि किसी अम्ल के लिए K की वैल्यू कम है तो वो कैसा होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है ना। यदि हम इसका देखते हैं तो आगे देखो आप इसमें कि pKa इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग Ka, ठीक है, माइनस लॉग Ka। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, pKa इक्वल्स टू लॉग 1/K, ठीक है, log 1/K। अब यहाँ पे आप देखो कि यदि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान यदि हमारे पास ज़्यादा है तो pKa का मान क्या होता है, कम होता है, और यदि इसका मान कम है तो pKa का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लिखते हैं इसको आगे, यदि किसी एसिड के लिए Ka का मान उच्च है तो pKa का मान निम्न होगा, अर्थात pKa का मान निम्न होने पर pKa का मान निम्न होने पर वह प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा तथा किसी अम्ल के लिए pKa का मान उच्च होने पर वह दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है, दुर्बल अम्ल मीन्स वीक एसिड होगा। तो हमने देखा कि जो pK और K की वैल्यू होती है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, मीन्स pK की वैल्यू यदि ज़्यादा होती है तो K की वैल्यू कम होती है, और pK की वैल्यू कम होती है तो K की वैल्यू ज़्यादा होती है। मीन्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K की वैल्यू यदि ज़्यादा होगी तो pK की वैल्यू कम होगी, मीन्स pK की वैल्यू यदि कम होती है तो एसिड होता है वह कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और यदि pK की वैल्यू यदि ज़्यादा होती है तो एसिड जो होगा वो कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन आकर्षी मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तथा इलेक्ट्रॉन दाता मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर समूहों का इलेक्ट्रॉन आकर्षी तथा इलेक्ट्रॉन दाता समूहों का अम्लता पर प्रभाव क्रम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी तथा इलेक्ट्रॉन दाता समूहों का अम्लता पर प्रभाव का क्रम, कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी होती है उस पर किस प्रकार इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं एसिडिटी की, तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस के, -H इफेक्ट, ठीक है, -R इफेक्ट, -I इफेक्ट, ठीक है, या फिर हम लिखें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/+H, 1/+R और 1/+I, ठीक है। ये हम देखते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें यहाँ पे देखो आप, I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है इंडक्टिव इफेक्ट या इसको बोलते हैं प्रेरण प्रभाव,
ठीक है। H बराबर होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, अति संयुग्मन प्रभाव बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को, अति संयुग्मन प्रभाव, ठीक है। और R बराबर होता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस को बोलते हैं अनुनाद प्रभाव। क्या बोला जाता है? अनुनाद प्रभाव। यहाँ पे प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ठीक है। और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मीन्स इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर I बराबर होता है प्रेरण प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट, H बराबर होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट या अति संयुग्मन प्रभाव, और R बराबर होता है क्या? रेजोनेंस इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव, ठीक है ना। तो एसिडिटी होती है, जो अम्लों की अम्लीयता होती है, वो -H मीन्स जो -H इफेक्ट के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और -I और -I इफेक्ट के भी क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होती है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? +H के, +R के और +I के। यदि हम बात करते हैं एसिडिटी, तो एसिडिटी की यदि हम बात करते हैं तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव के प्रोपोर्शनल टू Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के, या फिर हम बात करते हैं किसके? pKb बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा हम यदि बात करते हैं तो ये होता है POH, ठीक है, POH के। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो 1/pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर हम बात करते हैं ये तो 1/pKa, इसके भी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो एसिडिटी होती है वो H पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन्स के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स आयन होते हैं रिलीज होते हैं उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान होता है जितना ज्यादा बढ़ता है उतनी ज्यादा एसिडिटी होती है। बेस डिसोसिएशन मीन्स pKa की वैल्यू, pKb की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, ठीक है, pKb बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, अपोजिट ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज pKb, ठीक है, उसके वैल्यू जितनी ज्यादा होती है एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है। POH की भी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है। pH की वैल्यू जितनी कम होती है एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है, और pKa की वैल्यू जितनी कम होती है एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो नेक्स्ट है -I इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट, -I प्रभाव का क्रम, ठीक है। -I प्रभाव का यदि हम क्रम देखते हैं, ठीक है, तो देखो NO2 ये सबसे ज्यादा -I इफेक्ट शो करता है, उसके बाद CN शो करता है, देन फ्लोरो, देन क्लोरो, देन ब्रोमो और देन आयोडो, ठीक है ना। NO2 देन CN देन F देन Cl देन Br और देन I मीन्स NO2 CN नाइट्रो साइनो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। इस तरीके से -I इफेक्ट शो करते हैं। सबसे ज्यादा जो -I इफेक्ट शो करता है वो NO2 जो ग्रुप होता है वो शो करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं हम, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को किस प्रकार अफेक्ट की होती है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे HCOOH यदि हम बात करते हैं, फॉर्मिक एसिड की यदि हम बात करते हैं तो इसकी एसिडिटी होती है वो सबसे अधिक होती है। उसके बाद एसिटिक एसिड होता है उसकी एसिडिटी फॉर्मिक एसिड से कम होती है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो CH3 और CHCOOH, ठीक है, इसकी एसिडिटी होती है वह इससे भी कम होती है, और CH3, ठीक है, इसकी एसिडिटी होती है वो और भी कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा होता है, यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह नहीं जुड़ा है। यहाँ पे एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं और यहाँ पे 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। और एल्किल समूह होते हैं वो +I इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगा जिससे हाइड्रोजन का रिलीज मुश्किल होता रहता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से इस डायरेक्शन में क्या हो रही है? +I इफेक्ट हो रहा है, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो +I इफेक्ट बढ़ता है, +I इफेक्ट या +I प्रभाव बढ़ता है, अतः एसिडिटी क्या हो रही है? एसिडिटी डिक्रीज होती है। एसिडिटी कैसी होती है? डिक्रीज होती है,
ठीक है, एसिडिटी डिक्रीज होती है, पहली चीज। दूसरी चीज यदि हम बात करते हैं कि सपोज करो यहाँ पे ये हमारे पास है CH2COOH, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है CH2COOH और क्लोरीन, हमारे पास है CH2COOH और यहाँ पे आपके पास साइनो ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास CH2COOH और यहाँ पे हमारे पास है NO2। तो हमने देखा है कि NO2 होता है वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, उसके बाद साइनो, फिर क्लोरो, देन ब्रोमो, ठीक है। तो NO2 होता है वह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट का मतलब हो गया कि यह इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, ठीक है, विड्रॉ करता है मींस बाहर निकालता है, और बाहर निकालेगा तो हाइड्रोजन का रिलीज आसान हो जाएगा, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी एसिडिटी की यदि हम ऑर्डर देखते हैं तो ये जो होता है इसकी एसिडिटी सबसे अधिक होती है, उससे कम इसकी होती है, देन इसकी होती है, और सबसे कम होती है इसकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट से राइट यदि हम जानते हैं देखते हैं तो माइनस आई प्रभाव बढ़ता है, अतः एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। तो ये इनकी एसिडिटी का क्रम होता है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे केवल एक क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, एक Cl समूह जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ पे सपोज करो 2 Cl समूह जुड़े होते तो इनकी एसिडिटी उसकी क्या हो जाती, और भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन है CH2COOH, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास Cl जुड़ा हुआ है, और एक कंडीशन है ये ClCl ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 Cl समूह जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक Cl समूह होता है वो कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे चूंकि दोनों के दोनों जो क्लोरीन होता है यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों क्लोरीन होते हैं वो कम करते हैं, इसलिए इसकी एसिडिटी होती है वो ज्यादा होगी इस क्लोरीन की तुलना में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह की संख्या बढ़ती है तो एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम कि सपोज करो हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH और यहाँ पे आपके पास जुड़ा हुआ है Cl। एक कंडीशन हमारे पास ये है। दूसरी कंडीशन यदि हम देखते हैं कि एक हमारे पास कंडीशन है CH2 Cl CH2 और COOH, ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे जो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला जो ग्रुप Cl है वह कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट निकट वाले कार्बन पर उपस्थित है, ठीक है, एल्फा कार्बन उपस्थित है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यह निकट वाले कार्बन पर उपस्थित नहीं है। जो एल्किल समूह, जो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला समूह होता है वो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप के जितने अधिक नजदीक होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है। तो इसकी एसिडिटी होगी वह क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि एक होता है बिकॉज माइनस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, दूरी, ठीक है। तो बच्चों ये सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को जो प्रतिस्थापी होते हैं वो किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम रिमेनिंग पार्ट को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।